प्रकार से 6 जून को विपक्षी दल महागठबंधन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में कॉकरोच पार्टी के संस्थापक का दिल्ली आना, अमेरिका से जंतर मंतर पे इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करना भी एक कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी अपने इतने बड़े दुश्मन को कैसे इतना सेफ पैसेज दे देगी कि वो दिल्ली में आ जाए? पहली बात तो वो भारत में ही आ जाए, फिर वो दिल्ली में ऐसी जगह, जंतर मंतर जैसी जगह पे आके सेफ बैठ जाए। ऐसे कैसे भारतीय जनता पार्टी होने दे सकती है? नमस्कार, 4 PM यूपी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आज हम एक ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर सरकार से सवाल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अगर सरकार से पेपर लीक के मुद्दे पर बातचीत की जाए तो फिर उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। रोजगार की बातचीत की जाए तो फिर उसे भी दबाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो आवाज आम जनता की हो, किसी छात्र की हो, युवा की हो या फिर विपक्षी दल की हो, उसे किसी न किसी तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बीते कल प्रयागराज में, जहां पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सर्किट हाउस में एक चर्चा कर रहे होते हैं, पेपर लीक मामले पर छात्रों से बातचीत कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहां पर पुलिस पहुंचती है और उन्हें उस बातचीत, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक देती है, जिसको लेकर के भारी बवाल मचा हुआ है। और आम आदमी पार्टी ने सीधे कह दिया कि आवाज को जितने दबाने की कोशिश की जाएगी, ये आवाज उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगी। इसी पर बातचीत हम करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी का क्या कुछ कहना है और वो इस मामले को कैसे देखते हैं और वो क्या कुछ कहते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और आपके दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं कि कैसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जब पेपर लीक मामले पर छात्रों से बातचीत कर रहे होते हैं, उनको रोक दिया जाता है? सरकार क्या चाहती है? क्या इस मुद्दे पर बातचीत ना हो? सरकार क्या चाहती है कि क्या छात्रों के मुद्दों को उठाया ना जाए? आखिर क्यों पुलिस राज्यसभा सांसद संजय सिंह को रोक रही है? आपको क्या लगता है? देखिए, देखा है, मैंने प्रोग्राम देखा है, उसकी वीडियो भी आई है और मेरी संजय सिंह से भी बातचीत हुई है। वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई प्रोग्राम था और उसमें वो हॉल में अंदर चल रहा था। कोई ऐसा भी नहीं है कि उसमें बहुत भीड़ थी या बहुत लोग थे और वो कहीं सड़कों पे या बाहर कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। वो तो एक डिस्कशन चल रहा था और इस तरह के कार्यक्रम तो इलाहाबाद में आजकल, जिसका नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया, वहां चलते रहे हैं विश्वविद्यालय में। उसमें कोई नई इस तरह की बात तो है नहीं। लेकिन उनको रोकना और प्रशासन का वहां जाना और दबाव बना के प्रोग्राम को रोकना, हालांकि वो रुके नहीं और उन्होंने अपना प्रोग्राम कंटिन्यू रखा, लेकिन प्रशासन का दबाव बनाना ये जताता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं डरा हुआ है। सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी, चाहे दिल्ली हो चाहे लखनऊ हो, घबराई हुई है। जिस तरह से युवाओं में रोष है, युवाओं में गुस्सा है, युवाओं में जिस प्रकार से पर्चे लीक हो रहे हैं, नीट का पर्चा लीक हुआ, दूसरे परीक्षाओं के पर्चे लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी है, उससे कहीं ना कहीं छात्र बहुत आक्रोशित है। तो इससे कहीं ना कहीं सरकार डरी हुई है और सरकार ऐसे में सारे हथकंडे, सारे पैंतरे अपना रही है। बात यह है कि जिस तरह की चर्चाएं दिल्ली में भी चल रही हैं कि 6 तारीख को इंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं, तो ये भी एक विपक्ष अगर एक लामबंद होता है तो ये भी सत्ताधारी पार्टी के लिए एक खतरा है। तो उससे निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्या करती है और क्या दमन चक्र चलाती है, ये भी हमें सामने देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब यही है कि इस मामले को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं घबराहट में है और घबराहट में इस तरह के कदम उठा रही है। हालांकि उसमें सफल वो होती हुई दिख नहीं रही है मुझे। जी, संजय सिंह ने भी यही कहा कि सरकार दमनकारी हो चुकी है और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। हमने पहले भी देखा सर कि सरकार से जो भी सवाल पूछता है तो उसको रोकने की कोशिश की जाती है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, खासतौर पर विपक्ष। और अब आम आदमी पार्टी की ओर से भी कह दिया गया है कि जितनी आवाज को दबाया जाएगा उतनी आवाज बढ़ेगी। सवाल सर यही है कि सरकार अगर इतना डर रही है, रोक रही है बार बार, चाहे छात्र हो, युवा हो, चाहे विपक्षी दल हो, सभी को रोक रही है, क्या ये लोकतंत्र है या फिर दमनकारी नीति है सरकार की? सिर्फ देखिए, भारत का लोकतंत्र जो है उस पे कहीं ना कहीं खतरा, उस पे कहीं ना कहीं डेंट तो लग रहा है, ऐसा तो नहीं है। जिस प्रकार से संस्थाएं काम कर रही हैं, जिस प्रकार से मीडिया काम कर रहा है, आपने देखा
कि कुछ टीचर अगर कोई कहीं कमेंट करते हैं, कोई व्यंग करते हैं या किसी पे कुछ करते हैं, तो सरकार तो बाद में आएगी। पहले मीडिया उनका वकील बन के, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, वो वकील बन के आ जाता है सरकार का। आपने देखा कि पिछले दिनों एक न्यूज एंकर की किस तरह से खिंचाई हो रही है। तमाम शिक्षकों ने मोर्चे पे उसको ले लिया है और उसके खिलाफ किस तरह का सोशल मीडिया पे एक अभियान चल रहा है। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, इनको शर्म नहीं आती है और ना इससे उनको कोई फर्क पड़ता। दूसरी बात सरकार की है, सरकार भी कहीं ना कहीं बेशर्मी की हद पार किए हुए है। सरकार को भी कोई शर्म लिहाज है नहीं। जिस प्रकार से युवा विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो उनको उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसको मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए, उसको जो है उसका हमें इस्तीफा ना देना पड़े, मामला दब जाए, उसके लिए तमाम नई नई हथकंडे अपना रहे हैं, तमाम नई नई चीजें आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में तो चर्चा ये भी है कि जिस प्रकार से 6 जून को विपक्षी दल महागठबंधन के लोग इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में कॉकरोच पार्टी के संस्थापक का दिल्ली आना, अमेरिका से जंतर मंतर पे इस प्रकार से विरोध प्रदर्शन करना भी एक कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। भारतीय जनता पार्टी अपने इतने बड़े दुश्मन को कैसे इतना सेफ पैसेज दे देगी कि वो दिल्ली में आ जाए। पहली बात तो वो भारत में ही आ जाए, फिर वो दिल्ली में ऐसी जगह, जंतर मंतर जैसी जगह पे आके सेफ बैठ जाए। ऐसे कैसे भारतीय जनता पार्टी होने दे सकती है? तो क्या ये कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति तो नहीं है कि उसको बिठा के वहां पे जंतर मंतर पर थोड़े दिन युवाओं का हो हल्ला करवा के जो प्रेशर एक बना हुआ है वो प्रेशर रिलीज करा दिया जाए कहीं ना कहीं? ये कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही तो षड्यंत्र नहीं है? इस तरह की चर्चाएं, इस तरह के सवाल जवाब भी दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चल रहे हैं। क्योंकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार से चाहे वो कपिल मिश्रा हो, चाहे राघव चड्ढा हो, वो तमाम खिंचाई भारतीय जनता पार्टी की करते थे और आज वो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े वकील बने हुए हैं। तो अभिषेक दीपके जो है आज विरोध भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं, कल को वो भारतीय जनता पार्टी की गोदी में नहीं बैठेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो कहीं ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्ना हजारे हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, उन्होंने जनता को ठगने का काम किया था, कहीं युवाओं को ठगने की प्रक्रिया तो नहीं चल रही है? हालांकि मैं इसका कोई दावा नहीं करता, मेरे पास कोई ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन आशंकाएं इस तरह के कई लोग जाहिर कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है और ये 6 तारीख को क्लियर हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर मौन रहती है, कुछ नहीं करती है, तो ये षड्यंत्र है। और अगर उसको अरेस्ट करती है, तुरंत उसको पकड़ लेती है, तो फिर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र नहीं है, ये युवाओं का गुस्सा है, इसीलिए उसको इस प्रकार से अरेस्ट किया गया है। ये पता 6 तारीख को ही चलेगा, तब तक ये इस तरह की कानाफूसी जो है दिल्ली में चलती रहेगी, जो पिछले कल से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल सर, लेकिन अगर जैसे कि आपने जिक्र किया कि अभिषेक दीपके पाला बदल लेते हैं, क्योंकि उनको जो युवाओं का साथ मिला वो सिर्फ इसलिए मिला क्योंकि वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और युवाओं की आवाज को उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अगर अभिषेक दीपके पाला बदलते हैं या फिर ऐसी कोई रणनीति हो सकती है जिसमें बीजेपी की मिलीभगत हो सकती है, तो युवाओं का गुस्सा अगर फूटता है तो देश में क्या दृश्य देखने को मिल सकते हैं? देखिए आकांक्षा, कई बार चीजें ऐसी होती हैं, चाहे वो कोई एक जब टेम्पो बनता है किसी चीज का, उसमें कई सारे, हम इस तरह के किसान आंदोलन की बात कर सकते हैं, बड़े बड़े किसान आंदोलन हुए। और एक बार अगर देखिए आप, दिल्ली में अभी 13 महीने इतना बड़ा आंदोलन चला, मोदी सरकार में सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन था। आज तक उससे न पहले ऐसा हुआ और इसके बाद ऐसा होगा उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन उनको झूठ बोल के और उनको वायदा करके भेज दिया गया और वो वायदा खिलाफी आज तक चल रही है, तो किसान दोबारा नहीं इकट्ठे हो पाए। तो एक बार अगर टेम्पो टूट जाता है, मनोबल लोगों का टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है, तो उसको दोबारा इकट्ठा होने में, दोबारा उसको विश्वास को एक साथ आने में, दोबारा एक साथ चीजों को शुरू करने में बहुत मेहनत लगती है। और अब देखिए आप, किसान आंदोलन चाह के भी दिल्ली में दोबारा नहीं कर पाएंगे किसान लोग। देखिए भले ही उनको कितना भी बड़ा नुकसान हो, आज किसान को फायदा नहीं हुआ है। ये सरकार तो किसान की आयु दुगनी कर रही थी और बेशर्मी देखिए कृषि मंत्री की, वो तो हाउस में खड़े होकर कह रहे हैं कि दुगनी नहीं 8 गुनी हो गई है। और किसान का किस प्रकार से तेल निकला हुआ है,
किसान की किस प्रकार से हालत खराब है, उसके दर्द को कोई नहीं समझ रहा, ना किसी को पता है। पिछले दिनों में हर चीज महंगी दुगनी तिगनी हो गई है, खर्चे दुगने हो गए हैं उसके, और फसल उसकी औने पौने दाम पे बिक रही है, एमएसपी उसको मिल नहीं रही है। किसान की हालत तो बहुत बुरी है, सरकार उसके साथ षड्यंत्र कर रही है। हम मानते हैं हमें पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़ता है, डीजल बाहर से मंगाना पड़ता है, दूसरे केमिकल फर्टिलाइजर बाहर से मंगाने पड़ते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है देश का कि हमें खाने का तेल भी बाहर से मंगाना पड़ता है। जो हमारे किसान तेल उगा के बाहर एक्सपोर्ट करते थे, आज हालत देश में ये हो गई है कि खाने का तेल भी हमारी रसोई में घुसाया जा रहा है, बाहर से ला के मिलावट करके रिफाइंड करके जबरदस्ती हमें दिया जा रहा है, और हमारे किसानों को बर्बाद कर दिया गया है, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। तो इस तरह की जो सरकार की नीति है कहीं ना कहीं किसान के खिलाफ है, और आने वाले समय में किसानों का अगर यही हाल रहेगा तो देश में खाद्यान्न की बड़ी दिक्कत होने वाली है। हमें इसका भी ध्यान रखना होगा, और इस बात पर मुझे लगता है कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगली बड़ी समस्या मुझे कहीं ना कहीं खाद्यान्न की दिखाई दे रही है। एक तो मौसम हमारा साथ नहीं दे रहा है, या जिस प्रकार से तपिश बढ़ी हुई है उससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। मानसून अपना टाइम बदल रहा है लगातार, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बहुत ज्यादा ओले पड़ रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, तो इससे किसान की हालत खराब है। आज भी लगभग 50% खेतों में सिंचाई बारिश के पानी से ही होती है, उनके पास संसाधन नहीं है किसानों के। दूसरा, जिस प्रकार से खाड़ी युद्ध चल रहा है उससे केमिकल फर्टिलाइजर नहीं किसान को मिल रहा है, तो उससे भी उत्पादन गिर रहा है। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं जो हमें लगता है कि आने वाले समय में देश को भुगतनी पड़ेंगी। तो इसका जिम्मेदार कौन है, आपकी व्यवस्था क्या है? तो इसकी कोई इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से सरकार विपक्षी दलों की आवाज दबाने की कोशिश करती है, उसके लिए पूरा अपना तंत्र लगा देती है, अगर वही काम सरकार करे दोषियों को पकड़ने में, चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर कोई भी तमाम ऐसे जो होते हैं, मामले होते हैं, सामने आते हैं, आरोपियों को पकड़ने के मामले होते हैं, उनमें लगाएगी अगर सरकार, तो सफलता नहीं मिल सकती है। जितनी मेहनत कर लेती है सरकार विपक्ष को दबाने में, या फिर सरकार के खिलाफ जो भी आवाजें उठती है उनको दबाने की कोशिश करती है, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा देती है सरकार, लेकिन वहीं पर पेपर लीक जो माफिया है उनको आज तक नहीं पकड़ पाई है। आकांक्षा जी, आप ये देखिए ना कि सरकार की नीयत है क्या पकड़ने की? क्या सरकार वास्तव में पकड़ना चाहती है क्या, या सरकार सिर्फ नूरा कुश्ती कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है? आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है? आप ये देखिए, ये सरकार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो। जितने छापे लगते हैं, जितने लोगों को उठाया जाता है, क्या आपको ईडी के इस तरह के आंकड़े पता है कि जितनी उन्होंने एफआईआर की है, जितने लोगों को उठाया है, जितने लोगों पर केस किया है, अंत तक कितने लोगों को पहुंचाया है? मुश्किल से 2 या 3% लोगों को वो जेल भेज पाए हैं ईडी, बाकी को छोड़ना पड़ा है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया था ईडी ने, इलेक्शन के बाद छोड़ दिया उनको। आप देखिए वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, बाकी जगह हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहां क्या हो रहा है? तो आपकी नीयत कहाँ है इस तरह की ठीक करने की? आप तो हथकंडे अपना रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, तो फिर कहाँ आप बात करेंगे? जो आप पे सवाल करेगा उसके पीछे जरूर आपकी ईडी, सीबीआई और तमाम प्रशासन, पुलिस प्रशासन लगेगा, आपको उठाएगा। आप देखिए जो पत्रकार बात कर रहे हैं उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई टीचर बात कर रहे हैं उनके ऊपर किस तरह से मीडिया ही चढ़ गई है, सोशल मीडिया ही चढ़ गई है आपकी है, और आप कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया। अरे भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया हम हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया वो नहीं है, हम है मेन स्ट्रीम मीडिया। अब चैनलों पे बैठ के लोग कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम, उनके चैनल को देखने वाले लोग ही कितने हैं? लोगों ने चैनल देखना बंद कर दिया है। जो मीडिया में थोड़ा बहुत मामला कहीं जा रहा है जनता तक, वो हम लोग सोशल मीडिया पे पहुंचा रहे हैं। उनके मीडिया को कोई नहीं देख रहा, टीवी चैनल को कोई नहीं देख रहा। यही तो उनके पेट में दर्द है, जो गोदी एंकर बने घूम रहे हैं। इसीलिए तो उनके पेट में दर्द हो रहा है कि भाई ये सोशल मीडिया इतना क्यों आगे बढ़ रहा है। अगर वो बहुत अच्छे से काम करते, वो सारी चीजें करते, जनता की आवाज उठाते, जनता की परेशानी चैनल पे बताते, सरकार से सवाल पूछते, तो उन चैनलों का ये हाल नहीं होता। आज सारे मीडिया संस्थान किसने खरीद लिए हैं? जो मीडिया संस्थान अलग है, जिनके मालिक इंडिपेंडेंट भी हैं, वो किस प्रकार से चरण वंदना सरकार की कर रहे हैं। तो कहां से जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी? कब तक करेगी आपके झूठ पे?
तो जनता समझ चुकी है, इसलिए जनता उनको नहीं देख रही है और जनता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को देख रही है जहां उसको सच्चाई सुनने को मिलती है, तो इसलिए वो हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो थक चुके हैं उनसे। तो इसलिए जो सवाल आपने किया है कि सरकार अगर चाहे कर सकती है, सरकार अगर चाहे बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो, सरकार चाहती है चुनाव जीतना तो जीत जाती है। सरकार चाहती है अपना समर्थन बढ़ाना तो बढ़ा लेती है। अभी देखिए कितने सारे उनके यहाँ एमपी तोड़ने का काम हो रहा है, एमएलए तोड़ने का काम हो रहा है। अच्छे अच्छे लोग चले गए हैं, कैसे 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 आराम से टूट के चले गए। यही ममता बनर्जी के लोग जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे थे, कितनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो जो शिद्दत से सरकार काम करना चाहेगी वो कर सकती है, उसमें ताकत है, सामर्थ्य है, सब चीजें कर तो रही है वो, लेकिन जो चाह रही वही कर रही है। हमारे आपके चाहने से वो काम नहीं करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता सब समझ रही है, और तो आपको क्या लगता है, जैसे कि विपक्ष आवाज उठा रहा है और जो भी जनता के साथ खड़ा हो रहा है, चाहे हम कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें या फिर विपक्षी दलों की, तो आगामी चुनावों में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है कि सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है? क्योंकि युवाओं में बहुत ज्यादा गुस्सा है, जिस तरीके से परीक्षा रद्द हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, और जिस तरीके से बेरोजगारी चरम सीमा लगातार उसकी बढ़ती जा रही है। क्या कुछ लगता है सर, क्या विपक्ष इस बार कोई बड़ा खेल कर पाएगा या फिर से बीजेपी अपने सारे तंत्र लगा करके चुनाव को हैक करने की कोशिश कर सकती है? देखिए आकांक्षा, आपको एक बात समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने की बाकी लोगों की नबज जान चुकी है। वो सिस्टम को समझ चुकी है कि किसको कहां दबाना है। अगर आप विपक्ष की बात करते हैं, जहां जहां भी आप विपक्ष में जाते हैं, विपक्षी दलों के नेताओं को वो जानते हैं कि इसकी फाइल कहां फंसी हुई है, इस पर कौन से घोटाले घपले के चार्ज है, तो उसको वहां दबा लिया जाता है। जनता को उन दूसरे वो जनता देखते हैं कि जनता को किस प्रकार से बहलाया जाए, फुसलाया जाए। कुछ जनता को धार्मिक रूप से फुसला लिया जाता है, कुछ को जातिवाद में बांट दिया जाता है, कुछ को क्षेत्रवाद में बांट दिया जाता है। तो जनता को भरमाने का काम भी होता है। आप देख रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी डे 1 से रही है हिंदू मुस्लिम की, मंदिर मस्जिद की। 4 दशकों से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में, उससे अयोध्या से लेकर दिल्ली तक की राजनीति 4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी की अयोध्या मंदिर पे चल रही है। और जैसे ही अयोध्या मंदिर बना, नकार दिया लोगों ने उनको, हार गए आप अयोध्या में। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि ये ऐसे मुद्दे निकाल के लाते हैं जिस पे लंबी राजनीति कर सके। अभी कहा है ना कि बाबरी मस्जिद बन रही है वेस्ट बंगाल में, तो जैसे ही बाबरी मस्जिद वेस्ट बंगाल में बनने की बात आई, वहां सरकार बन गई। तो ये मुद्दे जो है, इनमें विपक्ष कुछ नहीं कर सकता। विपक्ष भी बैकफुट पे आ जाता है। विपक्ष में जो भी नेता आगे बढ़ने का काम करेगा, उसके पेच टाइट कर दिए जाएंगे। आज लालू परिवार जो है वो ईडी सीबीआई के निशाने पे है, क्योंकि वो सियासी लड़ाई लड़ रहा है। अब क्यों नहीं लालू के यहाँ छापे लग रहे हैं, अब क्यों नहीं सीबीआई ईडी लालू के यहाँ जा रही है? क्योंकि वहां इलेक्शन हो चुका है। तो इसलिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि किस प्रकार से इनको दबाना है, किस प्रकार से इनको पकड़ना है। तो इसलिए इतनी आसानी से विपक्ष कुछ कर पाएगा, इस पे मुझे थोड़ा संशय है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने की और ये जानकारी साझा करने की। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज सरकार जो भी सवाल करता है, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो एक, या फिर आम जनता, या फिर युवा, या फिर छात्र, उनकी आवाज कैसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या इसका असर आगामी चुनावों पे पड़ सकता है या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर और जिस तरीके से राज्यसभा सांसद संजय सिंह को छात्रों के साथ चर्चा करने से रोका गया है, इस पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।